क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति में अपनी विपक्षी दलों से 2 कदम आगे रहती है? और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कई बार वो हार का सामना करती है, लेकिन फिर वो वापसी करती है और ऐसा लगता है कि वो नैरेटिव गढ़ रही है और बाकी सारे दल उसका अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या यह मान लेना सही होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक अपराजेय पार्टी है और उसे हराया नहीं जा सकता? देखिए, लोकतंत्र में ऐसी तो कोई पार्टी होती नहीं है इसको हराया ना जा सके। ऐसा कोई नेता भी नहीं होता है इसको हराया ना जा सके। कुछ पार्टियों को हराना मुश्किल होता है, कुछ नेताओं को हराना मुश्किल होता है। इंदिरा गांधी बहुत बड़ी नेता थी, हुँ, लेकिन न केवल उनकी पार्टी चुनाव में हार गई थी, बल्कि वो खुद भी अपने चुनाव में हार गई थी। नरेंद्र मोदी भी बहुत बड़े नेता हैं। आज ज़रूर लगता है कि नरेंद्र मोदी को हराया नहीं जा सकता, ना निजी तौर पर और ना लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को हराया जा सकता है। ऐसी भावना लगती है और इस तरह की भावना के पक्ष में बहुत सारे तर्क भी दिए जा सकते हैं। इसमें से कुछ तर्क बहुत वाजिब भी हैं। मैं यहाँ पे दूसरी बात कह रहा हूँ। लोग पार्टी को देखते हैं, लोग नेता को देखते हैं, पार्टी का वर्चस्व देखते हैं, नेता का रंग रुतबा देखते हैं, नेता की शख्सियत की तारीफ करते हैं, पार्टी की जो रणनीतियां हैं उन रणनीतियों का विश्लेषण करते हैं और ये सब ठीक ही करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इन सबसे बड़ी एक चीज है पार्टी का संगठन। जैसा कि अभी आपने अपनी भूमिका में कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, लेकिन फिर वो उभरती है। तो वो किस तरह उभर पाती है? आखिरकार क्या है उसके पास? ऐसा कोई खास तरह का जादुई पेय तो नहीं है इसको पी के वो दोबारा खड़ी हो जाती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है उसका संगठन, और ये संगठन नरेंद्र मोदी के केंद्रीय राजनीति में उभरने से पहले कुछ और था और उनके उभरने के बाद कुछ और है। नरेंद्र मोदी ने इस पूरे संगठन का एक अपने राजनीतिक इरादों के लिहाज से और अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिहाज से पूरा नवीकरण किया है। नरेंद्र मोदी ने इस संगठन का बहुत विस्तार किया है और ऐसे इलाकों में भी विस्तार किया है जहां पर कोई कल्पना भी नहीं करता था कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और तो और नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन की उस शर्त का भी उल्लंघन कर दिया है जो नरेंद्र मोदी तक ये बताती थी कि भाजपा दरअसल सांगठनिक तौर पर किन लोगों के बूते चलेगी। ये माना जाता था कि केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उधार लिया गया प्रचारक ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन मंत्री हो पाएगा और ये भी माना जाता था कि सत्ता के ऊंचे पदों पर केवल वही लोग बैठेंगे जो कभी न कभी संघ की कतारों में रहे होंगे। आज हम क्या देखते हैं? आज हम देखते हैं कि कुछ प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल गैर भाजपा पार्टियों से उनका आधार छीन लिया है, बल्कि गैर भाजपा पार्टियों से उनके नेता भी छीन लिए और उन नेताओं को अपने दल में बहुत बड़े पदों पर रखा है। उनको मुख्यमंत्री तक बनाया गया है, केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया है और संगठन में भी बहुत बड़े बड़े स्थान उनको दिए गए हैं। यहाँ तक कि हेमंत विश्व शर्मा जो कि कांग्रेस के नेता रहे हैं, लगभग जीवन का ज्यादातर हिस्सा उन्होंने कांग्रेस पार्टी में गुजारा और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, तो उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचारों के इल्जाम की एक चार्जशीट भी पेश की थी। वही हेमंत विश्व शर्मा न केवल असम के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो पूरे उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख हस्ती हैं। वो जो चाहते हैं भाजपा उसी रणनीति पर चलती है। उत्तर पूर्व के 7 प्रांतों में भाजपा के सबसे बड़े सांगठनिक और राजनीतिक नियामक अगर कोई हैं तो हेमंत विश्व शर्मा है। इस तरह के लोग भाजपा में बहुत है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इस बात को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन अभी तक ये जो प्रयोग है नरेंद्र मोदी का वो पूरी तरीके से सफल हुआ है। उन्होंने ये दिखाया है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हर नेता मानता है कि उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है, उसकी प्रतिभा का पूरा उपयोग किया जा रहा है और उससे वो काम लिए जा रहे हैं जो काम वो करना चाहता है। तो ये सब जो हो रहा है, मुझे लगता है कि भाजपा की और नरेंद्र मोदी की ताकत का सबसे बड़ा स्रोत उनका संगठन है, जिस संगठन को उन्होंने अपनी मर्जी से अपने लक्ष्यों के मुताबिक बनाया है और बढ़ाया है। हम लोग जिन जिन जगहों पे भाजपा की और नरेंद्र मोदी की शक्ति देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन जगहों पे नहीं देखनी चाहिए, वहां से भी वो शक्ति आती है, लेकिन जो प्रमुख स्थान है, प्रमुख स्रोत है उनकी शक्ति का,
वो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। इसी चूंकि नरेंद्र मोदी ने इतने लचीले ढंग से इस पूरे संगठन को बनाया है, इसलिए हुआ यह है कि समाज के विभिन्न तबके, विभिन्न समुदाय जो कभी भाजपा के बारे में जाने के बारे में सोचते भी नहीं थे, धीरे धीरे कर भाजपा के साथ होते जा रहे हैं। ऐसा भी है कुछ समुदाय भाजपा के साथ जाते हैं फिर छिटक जाते हैं, उनका हिस्सा छिटक जाता है, लेकिन भाजपा लगातार अपनी कोशिश जारी रखती है। तो वो अपनी पार्टी को सामाजिक समुदायों के एक गठजोड़ के रूप में विकसित कर रही है। जैसा किसी जमाने में कांग्रेस जो अपने शीर्ष पर थी, जिसको रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम कहते थे, कांग्रेस प्रणाली कहते थे, तब कांग्रेस करती थी। कांग्रेस के तरीके दूसरे थे, भारतीय जनता पार्टी का तरीका दूसरा है। ये जो अब देखिए संचार के लोगों तक पहुंचने के जितने भी साधन हैं, उनका जितना चतुराईपूर्ण इस्तेमाल नरेंद्र मोदी लगातार करते हैं, उतना और कोई नेता आज भी नहीं कर पाता। वो रेडियो तक का भी इस्तेमाल बहुत जबरदस्त रूप से करते हैं। मन की बात के पता नहीं कितने मेरे ख्याल से सैकड़ों संस्करण मन की बात के अभी तक हो चुके हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर नरेंद्र मोदी के शासनकाल के ऊपर कोई गंभीर विचार करना है तो एक अनुसंधान करना पड़ेगा कि कैसे वो अपने से पहले की गैर भाजपा पार्टियों से अलग हैं, न केवल वो अपने से पहले की भारतीय जनता पार्टी से भी अलग हैं। यही है वो ताकत जो चुनाव में हारने के बाद उनको बहुत जल्दी ही बिना किसी खास दिक्कत के दोबारा खड़ा होने का मौका देती है।